प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 इकोनॉमिक्स का। इससे पहले आपका इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया था और बाकी सेट्स भी आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। 5-5 सेट, उन सभी को देख सकते हैं। बीएमटी आपका करा दिया गया है, बीएसटी कराया गया है और उसके अलावा अकाउंट्स कराया गया है और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कराया गया है। आप इसी वीडियो के एंड तक अगर बने रहेंगे तो सामने डिस्प्ले होगा आपको प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को खोल करके आप सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों देखेंगे सॉल्यूशन को, और ध्यान से पूरी वीडियो को समझ लेना ताकि आपको लिखने में आसानी हो पाए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? हु आर द इकोनॉमिक एजेंट्स? पहले ही बताया है और अभी भी बता रहा हूं मैं कि आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्ति अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं या वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक एजेंट दोनों ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो प्रोडक्ट बनाता है वही आर्थिक एजेंट होता है। आर्थिक एजेंट आप और मैं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। इकोनॉमिक एजेंट्स आर दोज पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। दे मे बी कंज्यूमर्स और दे मे ऑल्सो बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है, नेशनल इनकम को डिफाइन करना है। तो राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, ठीक है। सिंपली आपको इतना लिख दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। बाकी आप इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक लाइन और डाल सकते हो, जिसे जिससे हास को जिससे हास को घटाकर, या जिसके हास को, है ना, जिसके हास को, यहाँ पे जिसके कर लेना, जिसके हास यानी कि हानि को, जिसके हास को घटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़ करके निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि आप जिससे सही है ये। देखिए इसमें पूरा दिया है कैसे। राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, जिसे हास को घटाकर और विदेशी लाभ को जोड़ करके निकाला जाता है। तो इस तरह से आप जो है आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। अगर आप फिर भी अगला लाइन, ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारा अल्टरनेटिव बता रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, नगद निधि अनुपात यानी सीआरआर से आप क्या समझते हैं? तो नगद निधि अनुपात क्या होता है? देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद निधि अनुपात यानी कि सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। हर बैंक जो है, हर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास में कानूनी रूप से कुछ नगद कोष जो है जमा कराता है, उसे ही हम सीआरआर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी बजट से क्या आप समझते हैं? तो देखिए, सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है। अगर आप इतना लिखना चाहते हैं तो भी आपका आंसर माना जाएगा सही, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से आपको एक लाइन और लिखनी चाहिए। तो साथ ही बजट सरकार की उन विकास नीतियों एवं उद्देश्यों को भी इंगित करता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। तो बजट में ये भी दिखाया जाता है कि वो उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डेफिनेशन लिखोगे इस तरह से लिखोगे, ठीक है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की वे प्राप्तियां जिन्हें सरकार की लिखना, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसको सरकार की वे प्राप्तियां हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, सरकार की वे प्राप्तियां, ठीक है। यहाँ पर की कर दीजिए इसको, मैं इसको की कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सरकार की वे प्राप्तियां जिन्हें वापस लौटाने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होता, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सरकार की वे प्राप्तियां जिन्हें वापस लौटाने का सरकार पर कोई दायित्व यानी कि लायबिलिटीज जो है गवर्नमेंट के ऊपर रिटर्न करने का नहीं होता है इस पे, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। समग्र मांग क्या है? समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड। इसके ऊपर तो बड़ा क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिलेगा, जिसको समझना बहुत आसान है। अगर आप समझते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये पेपर एक बार में याद होने वाला है। तो समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिससे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार होते हैं या तैयार हैं। बस सिंपल। समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं।
बस समग्र मांग का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम इस फॉर्मूले को जरूर लिख देंगे, क्योंकि जब आपका छोटा सा डेफिनेशन हो तो कुछ भी एक चीज़ और एक्स्ट्रा डालनी चाहिए। तो समग्र मांग यानी कि एडी एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है सी प्लस में आई, यानी उपभोग व्यय कंजम्पशन प्लस में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं व्यापार संतुलन क्या है। तो व्यापार संतुलन बहुत ही सिंपल है। व्यापार शेष का संबंध, यानी कि आप व्यापार संतुलन बोलें या व्यापार शेष, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की कुल की केवल दृश्य मदों से है, यानी कि दृश्य मदें ही इसमें शामिल होती है। व्यापार संतुलन में व्यापार शेष का संबंध केवल व्यापार की दृश्य मदों से है। किसी देश के कुल दृश्य आयात और कुल दृश्य निर्यात, दोनों यहाँ पे निर्यात है और यहाँ पे आयात है। देखिए, तो यहाँ पर किसी देश के कुल दृश्य निर्यात और कुल दृश्य आयात के मूल्यों में जितना अंतर होता है उसे ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे आप शेष की जगह व्यापार भी लिख सकते हो। व्यापार संतुलन और व्यापार शेष जो है एक ही वर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी सेक्शन में आपका जो 8वां क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन आपको करना है। तो देखिए, कीन्स से पूर्व अर्थशास्त्रियों का मत था कि, जब कीन्स से जो पहले अर्थशास्त्री थे उनका क्या मत था कि अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, यानी कि इकोनॉमिक्स में हमेशा रोजगार की स्थिति पाई जाती है। लेकिन इनका मत जो है खराब हो गया। कैसे? किंतु 2029 की विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया, यानी कि जो ये अर्थशास्त्री मानते थे इस लाइन को, ये इसको चूर चूर कर दिया। और मंदी के कारण यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन आय तथा रोजगार में भारी गिरावट आई, जिससे विश्व के अन्य देश काफ़ी प्रभावित हुए और भारत में वस्तुओं की मांग में कमी आई। बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी आई और हजारों कारखाने बंद हो गए। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने में जो है 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़ करके 25% हो गई। इस अवधि में समग्र उत्पादन में 33% की गिरावट आई और 1929 से 1933 तक का समय महामंदी काल कहलाता है। तो इस तरह से आप महामंदी का वर्णन इतनी सिंपल लाइनों से कर दोगे, 100% अंक आपको मिल जाने हैं। क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशंस आप देखोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखिए, आपको सॉल्यूशन परफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि इसको बनाने में हम बहुत सावधानी बरतते हैं और इसीलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आपका लेट आता है। और आपके कमेंट भी जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा आते हैं उसी के सॉल्यूशंस हम सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश वर्जन है, आप जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ से आराम से उतार सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन करना, केवल एक दोष बताना है। तो सबसे पहला दोष जो होता है इसमें दोहरे संयोग का अभाव होता है। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता है। तो ये हम एक ही लिख देंगे, ये आसान भी है और उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोहरे संयोग में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है, यानी कि विनिमय कब कर सकते हैं, जब व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो, यानी कि आपके और मेरे पास में कोई दोनों की जरूरत की वस्तु है, तब हम आपस में बदल देंगे कि भैया तू ये ले ले, मेरे को वो दे दे। ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। इसमें मुद्रा का कोई काम नहीं होता, वस्तुओं से काम चल जाता है। अभी आगे देखिए, तो दोनों के एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे एक दूसरे से बदलने को तैयार हों। अगर वो बदलने को कोई एक तैयार नहीं है तो वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे फेल हो जाएगी। परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि इस टाइप का जो मुद्दा है ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो ये संयोग जो है ये नहीं है। तो ये हमने बताया वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष। लेकिन क्वेश्चन बड़ा है तो एक लाइन उदाहरण देकर के समझा देंगे। यदि एक व्यक्ति की चावल के बदले कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा तब उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदले में न केवल कपड़ा फालतू हो, यानी कि अधिक हो, बल्कि जिसे चावल की भी आवश्यकता हो। भाई उसको चावल के बदले कुछ चाहिए, लेकिन जो बंदे से हम मिलेंगे जिसके पास कपड़ा तो हो लेकिन वो चावल भी उसको चाहिए, तभी तो वो चावल लेके कपड़ा देगा। तो यहाँ पर परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग बहुत ही कठिन से मिलता है। तो ये एक उदाहरण आप दे सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। समझ लीजिए, दोबारा से आप पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे बताया है मेजर डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेक ऑफ कॉन्सिडेंस। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाना है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल बताना है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है।
इस कर को टाला नहीं जा सकता, ना ही इस भार का आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता। यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही टैक्स चुकाएगा। उस टैक्स को चुकाने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं कह सकता और ना ही बोल सकता है कि भैया मैं बाद में दे दूंगा, तू चुका दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आयकर है। सबसे अच्छा उदाहरण बता रहा है, उदाहरण की बात कर रहा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है प्रत्यक्ष कर का? आयकर है, इनकम टैक्स है। क्योंकि यह जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वही व्यक्ति उसकी अदायगी करता है। समझ गए? यानी कि मेरे ऊपर या फिर किसी दुकानदार के ऊपर टैक्स लगा है तो वो वही अदायगी करेगा, भले ही उसके वो पैसे किसी और के से लेके दे, लेकिन उसके ही अकाउंट में अदायगी दिखाई जाएगी। ठीक है। प्रत्यक्ष कर के अन्य उदाहरण अगर आप हम लेना चाहें तो नगर निगम जो है निगम कर होता है, संपत्ति कर होता है, व्यय कर भी होता है और संपदा शुल्क भी होती है, जिसको संपत्ति शुल्क भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से आराम से आप याद कर सकते हैं। बड़े आसान लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को जो है, बहुत टाइम लगा मुझे इसको सही सही तरीके से जो है लिखने में, क्योंकि मैंने जितने भी सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें बहुत डेडिकेटेड होकर के आपको ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं जो आपको ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर भी ढंग से नहीं मिल पाएंगे। इस टाइप के सॉल्यूशंस जो बिल्कुल आपके आंसर को परफेक्ट तरीके से बनाते हो। अब करना है डिफाइन करना है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स को। ठीक है। स्टॉक एंड ये स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कर। देखिए, स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम या किसी निश्चित समय से होता है। ठीक है। स्टॉक का संबंध किससे होता है? किसी निश्चित समय से या पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। और प्रवाह वो मात्रा है जो एक समावधि यानी कि टाइम ऑफ पीरियड में मापी जाती है। ध्यान रखना दोनों में क्या अंतर है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। दोनों में पीपी है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है और ये पीरियड एक समय अंतराल की बात कर रहा है। ठीक है। स्टॉक का समय जो है, समय काल जो है, वो उसकी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि टाइम डायमेंशन यानी कि काल नहीं होता, समय काल नहीं होता। इसमें केवल एक एग्जैक्ट टाइम होता है, समय काल नहीं होता कि इतने समय से उतने समय तक। ठीक है। और स्टॉक जो है एक स्थैतिक यानी कि स्टैटिक अवधारणा है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम इसमें बता सकते हैं संपत्ति। इसी तरह प्रवाह जो है वो एक समय अवधि को डिनोट करता है, यानी इसमें मापी जाती है, टाइम पीरियड में मापी जाती है, जैसे 1 साल, 1 वर्ष, 2 महीने, इस तरह से। और यहाँ पर जो प्रवाह का समय काल जो है ये टाइम डायमेंशनल होता है, यानी कि क्या होता है? समय काल होता है। प्रवाह का समय काल होता है यानी टाइम डायमेंशन होता है। ठीक है। और प्रवाह एक गयात्मक यानी कि डायनामिक अवधारणा है। ठीक है। ये मतलब बदलती रहती है। ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे आय। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी बहुत ही सिंपली डेफिनेशन में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाना है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी देश के आर्थिक समुच्चयों का अध्ययन करती है। समष्टि शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द माक्रोस यानी कि मैक्रोस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र सभी इकाइयों आर्थिक इकाइयों का समग्र विश्लेषण करता है, जिसमें आर्थिक प्रणाली का पूर्ण चित्र प्राप्त हो जाए और बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समष्टि अर्थशास्त्र को समझा सकते हैं। अर्थ को समझाना है तो इसमें अर्थ को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बताना होता है। तो 2 से 3 लाइनें ही लिखी हैं, ज़्यादा नहीं, आपके सामने देख रहे हो। एक लाइन में ये पूरा कंप्लीट है। ये आप थोड़ा बड़ा लिखने की वजह से आपको इधर दिख रहा है, नहीं तो छोटा कर देता तो एक ही लाइन आती है, और आप भी लिखोगे तो ये 2 लाइन की होगी, 2 से तीसरी लाइन होगी बस। तो इस तरह से आपको ये आंसर जो है लिखना है। इंग्लिश मीडियम के आंसर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। समग्र मांग के घटकों को लिखना है तो हमें क्या लिखना है? कंपोनेंट्स को लिखना है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एग्रीगेट डिमांड के? तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले आप जो है इंग्लिश में लिख लेना और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना। तो कुल मांग के घटक या समग्र मांग के घटक जो हैं, एक तो है घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, दूसरा होता है सरकारी उपभोग व्यय, और तीसरा होता है निवेश, और चौथा होता है शुद्ध निर्यात, या इसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये घटक होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें घटकों के नाम है। और घटक जो हैं 1 2 3 4 आपको घटक मिल रहे हैं, तो एक एक पॉइंट अगर हम एक एक नंबर का मानते हैं तो आपका 4 नंबर यहाँ से मिल जाता है, या 3 नंबर जो भी आपका मिल जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में भुगतान शेष के चालू खातों के घटक लिखने हैं। यहाँ पे भी उनके घटक लिख रखे हैं, तो यहाँ पे भी कोई 4 घटक या 5 घटक आप लिख सकते हैं। देखिए, भुगतान शेष की मदद या घटक एक ही बात होते हैं, चालू खाते की मदद एक ही बात होती है। इसको इंग्लिश में कंपोनेंट भी बोलते हैं, हिंदी में मदे भी बोल सकते हैं, या घटक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको 2 तरह की जो है भुगतान शेष की जो चालू खातों की मदद जो है वो कैसे दिखानी पड़ती है? 2 जगह दिखती हैं। वो एक दिखती है आपकी क्रेडिट में और एक दिखती है आपकी
डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में ये वाले सारे चीज़ें आती हैं, ठीक है, और एक आती है आपकी क्रेडिट में। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों टेबल बना करके आप दो दो तीन तीन चीज़ें जो है आमने सामने लिख दोगे। चालू खातों की मदों या चालू खातों के जो अवयव है, घटक है, उनको इसी तरह से लिखोगे। ध्यान रखना, वस्तुओं का निर्यात जो है क्रेडिट में आता है, अगर आयात करते हैं तो वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेवाओं का निर्यात करेंगे तो भी वो क्रेडिट में आएगा, और उसका आयात करेंगे सेवाओं का तो वो डेबिट में आ जाएगा। इसमें दो तरह की सेवाएं आती हैं, आपको दो मैंने बता रखी है। इसके अलावा विदेशियों द्वारा जो देश में आने वाली वो है मुद्राएं हैं या मात्राएं हैं जो भी है, तो हाँ सॉरी, विदेशों द्वारा देश में आने वाली यात्राएं जो फॉरेनर्स आते हैं, स्वदेशियों द्वारा विदेश में आने वाली यात्राएं जो है, एक यहाँ पर देखिए ये विदेशियों द्वारा है, ठीक है, और यहाँ स्वदेशियों द्वारा है। तो ये क्रेडिट और डेबिट में अंतर है। घरेलू आयात का विदेशी प्रयोग जो है ये कैसा आता है आपका क्रेडिट में, और विदेशी आयात का स्वदेशी प्रयोग जो है ये आता है डेबिट में। तो इसमें से कोई भी आपको चार याद हो जाते हैं ना, तो चार आपका बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ पे दिया है, तो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर इसका आंसर जो है इस टेबुलर फॉर्म से देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा वही चीज़ है, ऊपर जो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो सेक्शन सी में आ चुके हैं हम, तो सेक्शन सी में आपका 15वां क्वेश्चन है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर को स्पष्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए वास्तविक प्रवाह जिसको रियल फ्लो बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है। किससे है? वस्तु, दोनों ही, वास्तविक फ्लो हो या फिर आपका मौद्रिक फ्लो हो, दोनों ही वस्तुओं और सेवाओं से ही हैं, लेकिन इसमें फ्लो किधर से किधर होगा बस इतना फर्क पड़ता है। देखिए परिवार क्षेत्र से यानी कि घरेलू क्षेत्र से उत्पाद क्षेत्र की ओर कारक सेवाओं के प्रवाह, अथवा उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह वास्तविक प्रवाह के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप परिवार क्षेत्र यानी कि हमारा जो क्षेत्र है, हम अपनी तरफ से अगर कोई कारक सेवाओं का जो है उत्पादन क्षेत्र की ओर मूव कराते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, तो हमारा जो है वो प्रवाह कैसा होगा? वास्तविक होता है। अब यहाँ पे चित्र नंबर 2, सरल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में, ये वाला चित्र देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वह स्थिति वास्तविक प्रवाह की व्याख्या करता है। इस स्थिति में केवल दो क्षेत्र होते हैं, एक परिवार यानी कि गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको बोलते हैं, जो अपना घर है, और एक उत्पादक क्षेत्र जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रवाह क्षेत्र में ये क्या बोल रहा है? पारिवारिक क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर कारक सेवाओं का प्रवाह होता है, ठीक है, या और अथवा उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले अगर परिवार क्षेत्र की बात करें, तो परिवार क्षेत्र से जो है परिवार क्षेत्र द्वारा की गई सेवाएं, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती, ये सारे के सारे यहाँ से फ्लो होके, देखिए एरो जो है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है उत्पादन क्षेत्र की ओर, और फिर उत्पादन क्षेत्र से किधर जा रहा है? परिवार क्षेत्र की ओर। तो यही जो है रियल फ्लो है। बस इतना आपको ये डायग्राम बना देना है, ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, और ये छोटा सा डेफिनेशन जो है लिख देना है, आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये आपका केवल रियल फ्लो के लिए। इसी तरह से हम मौद्रिक फ्लो की बात करें, तो ये भी मौद्रिक प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से। यहाँ पर क्या था देखिए ध्यान से, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की बात हो रही थी। रियल फ्लो में क्या आता है? वस्तु और सेवाएं, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है मुद्रा, ठीक है। तो उत्पाद क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर कारकों का कारक भुगतानों के प्रवाह को जो है, या फिर परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर मुद्रा के प्रवाह को जो है मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अब यहाँ पे मुद्रा के प्रवाह की बात कर रहे हैं, वहाँ वस्तु और सेवाओं की बात हुई थी, बस इतना है। दोनों तरफ फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही फ्लो होगा। एक तरफ फ्लो होगा तो काम रुक जाएगा, सर्किल होना चाहिए, साइकिल चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मौद्रिक प्रवाह जो है वास्तविक प्रवाह के बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वास्तविक फ्लो जो है, ये अभी आपने वास्तविक फ्लो देखा, इसका चार्ट डायग्राम देखा, इसका जस्ट इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मुद्रा का फ्लो होता है, यानी कि सबसे पहले जो है वस्तुओं की खरीद और पर वह जो है उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र में जाता है, और फिर परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र को भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट किया जाता है, वहाँ पे वस्तु और सेवाएं जैसे भूमि वगैरह दी जाती है। तो वहाँ पे देखना आप, इसको लिखा है मैंने अलग तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे हाउस होल्ड गुड्स में जो है आते हैं। तो इस तरह से आप ये दूसरा चित्र जो बना करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र नंबर 3 इसको हमने बोला है, आप चाहें तो चित्र 3 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये क्या होता है? मनी फ्लो जो है हमेशा किसका होता है? व्युत्क्रम होता है। रेसिप्रोकल किसका होता है? वास्तविक प्रवाह का
रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे ज़रूर, ध्यान रखना है आपको। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया है, चित्र आप यहाँ से ऊपर से इंग्लिश वर्जन में बना लेंगे, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे फ्लो को, रियल फ्लो को देखेंगे, ठीक है, और इसमें चित्र फिगर नंबर 2 बना लेंगे जो ऊपर मैंने दिया है, और इसी तरह मॉनिटरी फ्लो को यहाँ से देखेंगे और चित्र नंबर 2 जो ऊपर दिया है मैंने उसको बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों चित्र ऊपर दिए गए हैं और इंग्लिश में भी दिया गया है, उसमें इंग्लिश में भी नाम लिखा गया है। इसके बाद में निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है और हमारा जो है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का रिलेशन को पुट आउट करके आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, हमारा GDP-FC जो होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला GDP-MP माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और GDP-FC जो हो ये निकालेंगे तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, अलग अलग बात मत सोचना, बस एक इंग्लिश में लिखा है और एक हिंदी में लिखा है। तो फॉर्मूला जो है ये क्या है आपका, इंग्लिश और हिंदी में है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब जो है देखिए हमारे पास GDP-FC निकालना है तो हमारे पास GDP-MT होना चाहिए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, GDP-MP भी होना चाहिए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। तो GDP-MP में से नेट डायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो GDP-FC आ जाएगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए GDP-MP निकालेंगे बाद में, पहले निकाल लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट NIT बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो मात्रा होती है उसको ज्ञात करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, जिसको आर्थिक सहायता बोला जाता है, इसको माइनस कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स देखिए कहाँ पे है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा 800 रुपये है, तो हमने लिखा 800 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में सब्सिडी कितनी दी गई है, तो सब्सिडी दी गई है 300 रुपये, देखो सामने लिखा हुआ है। तो सब्सिडी को घटाया तो हमारे पास आ गया 500, 500 क्या आया, तो 500 आया हमारे पास इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, ठीक है। कितना आया 500, तो यानी कि इस जगह पे हमें 500 मिल गया। अब हमें GDP-MP निकालना है, तो GDP-MP बाकी बचे हुए सारे चीज़ों को जोड़ कर निकल जाएगा। तो GDP-MP में क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, ब्याज आपका होता है, किराया होता है, लाभ होता है, मिश्रित स्वरोजगार से जो आय है वो होता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ये सारे के सारे चर मिल जाएंगे, हमें ऊपर दे रखा है यहाँ पे कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, ब्याज है, ठीक है, रेंट है, और उसके बाद में आपका जो है लाभ है, किराया, रेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, लगान बोलो या, तो रेंट हो गया, और आपका जो है लाभ हो गया और स्वरोजगार हो गया। तो ये ऊपर वाली चीज़ों को जो है ये सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 13,000, 1,500, 1,000 और 1,500 और 16,100 इन सभी को ऐड किया तो ये कितना आ गया 33,400। इन सभी को ऊपर वाले को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 33,400। उसमें से ये वाला चीज़ हमें माइनस करना था क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, GDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। तो हमने GDP-FC बराबर होता है GDP-MP, और GDP-MP की वैल्यू क्या थी 33,400। तो 33,400 माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 500 अभी अभी हमने निकाला था, ऊपर देखा होगा आपने, ये रहा 500 निकाला था, तो उसको माइनस किया तो 32,900 रुपये जो है GDP-FC जो हमें निकालनी थी वो हमने निकाल दी। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस में आती है। 17 नंबर, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करिए। भैया मुद्रा के 3 तरह के कार्य होते हैं। पहले कार्य में मुद्रा के प्राथमिक कार्य को दिया जाता है, ठीक है। और प्राथमिक कार्य में भी इसके 2 भाग होते हैं, 2 प्राथमिक कार्य होते हैं। एक होता है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा होता है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये मुद्रा के पहले प्राथमिक कार्य में देखिए आपके पास समय कम हो तो आपको बस केवल पॉइंट, इस पॉइंट के सब पॉइंट लिख देने हैं, जरूरी नहीं है कि आप आगे डिस्क्राइब करें अगर समय कम हो, लेकिन अगर समय है तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि समय कम होगा तो आपके पास लिखने के अलावा ये तो थोड़ी है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिख के छोड़ दोगे, समय नहीं है तो फटाफट मुद्रा के प्राथमिक कार्य फिर लिख दोगे। इसमें 2 प्राथमिक कार्य होते हैं, एक होता है विनिमय माध्यम और दूसरा होता है मूल्य मापक, इस तरह से लिख दोगे। फिर आप इसके बाद में पहला तो ये कार्य हो गया, दूसरा कार्य गौण कार्य, सहायक कार्य बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन, इसमें आपके 2 आते हैं। तो इसमें भी आपके कौन कौन से होते हैं, 2 नहीं 3 आते हैं। इसमें स्थगित मुद्रा का मान होता है यानी स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स होता है, और मूल्य संचयन स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है यानी मूल्य का हस्तांतरण होता है। तो इन सभी को तीनों को इसके अंतर्गत लिख देंगे गौण कार्य में, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, लेकिन समय रहेगा तो पूरा डिस्क्राइब करना है क्योंकि पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर समय नहीं है तो केवल आप इसको लिख के आ जाते हो तो 3 नंबर वैसे मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, समझ में आया। केवल आप नाम लिख के आ जाते हो तो 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो समय की अनुपस्थिति में करना ऐसा काम, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप छोड़ के आ गए, लिख के आ गए केवल नाम, तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना।
मूल्य का हस्तांतरण, ये 3 आती हैं जो कि आपके गौण कार्य में आते हैं, ठीक है। तो तीनों के मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे एक-एक लाइन में समझाया है, आराम से आप पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा। और इसको इसका तीसरा जो काम होता है वो आकस्मिक कार्य बोलते हैं, कॉन्टीजेंट फंक्शंस बोलते हैं, यानी कि बहुत ही अचानक वाले आकस्मिक कार्य जो होते हैं जिसमें साख का आधार आता है। इसमें इसके पार्ट जो है 2 पार्ट जो हम देखेंगे वो सारे के सारे साख का आधार आ जाता है। सामाजिक आय के विवरण का आधार, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, ये अलग हो गया तो इसको एक साथ कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है आ जाता है नेक्स्ट, अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार, बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एक साथ है, ठीक है, मैक्सिमम एक साथ है, ध्यान रखना। और उसके बाद में आप चौथा जो इसमें लिख सकते हैं, पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायता, यानी कि हेल्पफुल इन मार्केटिंग कैपिटल, कैपिटल लिक्विड एंड मोबाइल। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप और भी इसके हैं, इसके पार्ट में अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि कम समय रहे ना तो फटाफट नाम लिख देना, आराम से नंबर मिल जाएगा। एक आधा लाइन किसी किसी में लिखोगे ना, किसी किसी में एक लाइन लिख देना, जैसे कि ये सपोज करिए छोटा सा है, इसमें बहुत छोटा कम लिखना है तो उसमें एक कार्य लिख दिया एक लाइन लिख दिया। इसी तरह से इसमें भी जो है, आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की भांति किया जाता है, बस इतना लिख दोगे तो भी जो है ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो मुद्रा को आधार मान करके साख पत्र जारी किए जाते हैं, बस इतना लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है कम से कम, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपका ये आ जाएगा बेसिक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन। और उसके बाद में चौथा जो आ जाएगा इसमें, हेल्पफुल फॉर मेकिंग द कैपिटल लिक्विड एंड मोबाइल। और पांचवा आ जाएगा इसमें गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, यानी शोधन क्षमता की गारंटी। और उसके बाद निर्णय की वहन, यानी कि बेयरर ऑफ ऑप्शंस। तो इस तरह से इसमें 6 होते हैं, तीसरे पार्ट में 6 हैं, आकस्मिक कार्यों में 6 फंक्शन हैं। और आपका जो सहायक कार्य हैं इसमें 3 फंक्शन हैं। और जो आपका मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं इसमें 2 फंक्शन हैं, यानी कि इसमें 2 पार्ट रहेंगे पहले वाले में, दूसरे में 3 पार्ट रहेंगे और तीसरे वाले में 6 पार्ट रहेंगे। इन सभी पार्ट्स को बड़े तरीके से अलग अलग लिख लो और ढंग से रट के याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो प्राइमरी फंक्शंस जो मैंने अभी बात बताया आपको, वो उसमें 2 आपके प्राइमरी फंक्शंस आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी फंक्शन में 3 पार्ट हैं इसके, तो तीनों पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो है थर्ड, जिसको कॉन्जिजेंट फंक्शंस यानी कि सहायक फंक्शंस बोलते हैं, इसमें आपके 6 पार्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्रेडिट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन आ जाएगा, हेल्पफुल इन कैपिटल लिक्विड मोबाइल आ जाएगा। और उसके बाद में आपका जो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी और बेयरर ऑप्शन, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हुआ इंग्लिश मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच में अंतर बताना है। टेबुलर फॉर्म में बता दिया ताकि आपको आसान रहे। कोई भी 5 अंतर आप लिखना, 5 मार्क्स है तो 5 अंतर, 6 अंतर, जितने भी मार्क्स हो ना, अंतरों की बात हो तो उतने पॉइंट होने चाहिए। उस उतने पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए जितने मार्क्स हैं, उससे एक ज़्यादा होगा तो बहुत ही बेहतर है। नंबर काटने का फिर ऑप्शन ही नहीं मिल पाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से आप कोई भी 6 पॉइंट आपको लिख देने हैं। केंद्रीय बैंक एक तरफ है, व्यापारिक बैंक एक है। और इनके अंतर का आधार जो है, बैंक की व्यवस्था कैसी होती है सॉरी उद्देश्य क्या होता है, संख्या कैसी होती है इनकी, उसके बाद में स्वामित्व किसका होता है और जनता से संबंध किसका होता है, बैंकर और नोट निर्गमन कौन करता है या कैसे करता है, ऋण कैसे दिया जाता है या ऋण का क्या जो है इसमें प्रतियोगिता कैसी रहती है, विनियम विदेशी विनियम क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कितने मैंने 10 लिखे हैं, 10 में से आप कोई भी 6 आपको याद, गारंटीड याद करके रखने हैं, 6 रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसका करना चाहते हैं, जो चीज़ मैंने ऊपर बताई वही चीज़ इंग्लिश में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है प्लेस इन बैंकिंग सिस्टम, और मोटिव, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, नंबर क्या है, ऑनरशिप किसका होता है, पब्लिक डीलिंग कैसी होती है, बैंकर कौन है, नोट इशू कौन करता है, कैसे करता है, लोन। और उसके बाद में कंपटीशन, फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी बॉडी। तो इसमें से भी आप कोई भी 5 से 6 सॉरी 5 तो कम से कम है, 6 आप याद करोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपके पास चार्ट है। चार्ट फॉर्म में देने से फ़ायदा होता है, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक लिखोगे तो आपको पता है कि दूसरा इसका अपोजिट या उससे थोड़ा सा घूम फिर के होगा। तो एक याद कर लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि इट हैज़ मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू, और इट कैन नॉट इशू द नोट, यानी कि ये इशू कर सकता है, ये इशू नहीं कर सकता। सिंपल सा है। तो एक करेगा एक नहीं करेगा, एक होगा एक नहीं होगा, बस यही डिफरेंस होता है, सिंपल है। किसी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस किसी किसी पॉइंट में अलग होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन है, जो कि समझने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसी क्वेश्चन के
एंड में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट को टच कर देना और सारे वीडियो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और सारे सेट्स आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन कौन से सेट्स बना दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर उसका सेट 1 डालो, सर उसका सेट 2 डालो, और ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 3 तक तो सारे लगभग करा दिए गए हैं, तो उनको देखिए, ठीक है। तो वो आपको इसी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट मिलेगी। चलिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी कंज्यूम, ठीक है, में परिवर्तन अगर करते हैं तो समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी व्याख्या चित्र से हम करेंगे। बस इतनी सी बात है, यानी कि इफेक्ट बताएंगे। अगर हम एमपीसी को चेंज करते हैं तो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले इसको समझा देते हैं एक लाइन में, उसके बाद में हमारे पास कुछ नहीं करना है इसको। देखिए, केन्जियन के नियम के अनुसार, केन्स के नियम के अनुसार क्या था कि विशेष रूप से ये सुझाव देता है कि सरकारी खर्च में वृद्धि से उपभोक्ता आय में वृद्धि होगा। यानी कि सरकार जितना पब्लिक के ऊपर खर्च करेगा, सरकारी आय में से खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा, जितनी वृद्धि करेगा, उतना जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। इनके नियम के हिसाब से चल रहे हैं और इसी के नियम से हम एमपीसी को समझाएंगे और इसी को चीज़ को ये प्रूफ भी होता है आज के टाइम में। तो और बदले में क्या होता है, जब आय उपभोक्ता की बढ़ेगी तो बदले में क्या होगा, उपभोक्ता के खर्च में भी वृद्धि होगी, ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, यानी कि आपको पैसा, आप मान लीजिए आपको आज घर से 5 रुपये मिलते हैं, सपोज करिए आप उपभोक्ता है, आप कंपनी में काम नहीं करते, लेकिन अपने पापा से आपने 5 रुपये लिए, आप 5 रुपये का चलो 5 आइटम खरीद लिए। कल के दिन अगर पापा से आपको 10 रुपये मिले तो उस 10 रुपये के हिसाब से आप ज़्यादा खर्च करोगे, यानी कि ज़्यादा आइटम लोगे, तो बदले में जितनी वृद्धि आपकी होगी, बदले में क्या होगा, आपका खर्च में भी उतनी ही वृद्धि करोगे, ठीक है। तो वृद्धि स्तर पर निवेश में यह वृद्धि समग्र मांग को उच्च स्तर की ओर ले जाएगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि एमपीसी और मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी कंज्यूम जब बढ़ेगा, हमारा जो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी या खर्च में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड में भी वृद्धि होगी। समझ में आया। अब केस 1 लेते हैं जब एमपीसी बढ़ेगा, केस 2 लेंगे जब एमपीसी घटेगा, ठीक है। तो पहले एमपीसी बढ़ती है, तो एमपीसी बढ़ने से गुणक का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि जो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, आप सीधा गुणक लिखे या एमपीसी के बढ़ने से गुणक यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मूल्य बढ़ जाएगा और निवेश का प्रभाव कई गुना हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी और समग्र मांग बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। और इसका दूसरा केस, पहले केस समझते हैं, फिर दोनों कर्व को समझा दूंगा मैं। दोनों कर्व एक जगह इसलिए बनाए हैं कि आपको तुलना करने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश में लिखा है मैंने, तो इंग्लिश में ये डेफिनेशन जो ऊपर मैंने लिखी थी, ये वाला केजियन वाला, तो इसको केन्स वाला जो डेफिनेशन है, ये केस 1 यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में दिया है कि आपका बढ़ेगा तो बढ़ेगी, ठीक है। इतना सा सिंपल सा है। और जब घटेगा एमपीसी तो गुणक का मूल्य भी घट जाएगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी, जिससे निवेश का प्रभाव कई गुना घट जाएगा और जिससे राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी और समग्र मांग जो है घटने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हमने केस 2 में बताई है, इसको इंग्लिश में लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गई। इतना तो आपको थ्योरी लिखनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला जब आप केस स्टडी करोगे तो पहले केस में ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। और दूसरे केस में जब ये वाला केस लिखोगे, सेकंड केस, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब देखिए डायग्राम को समझ लीजिए ध्यान से। अभी क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे y1 से y2 ये आय में बढ़ोतरी की तरफ है, ठीक है। तो आय में जैसे हम y1 पे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो ये होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये होता है एएस, जिसके ऊपर लिखा है मैंने। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ नोट करते जाना। ये एग्रीगेट सप्लाई वाली जो लाइन है, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको एरो वाइज बता देता हूँ। तो देखो ये वाली जो लाइन है, जो लाल कलर की आप देख रहे हो, ये हमेशा जो है 45 डिग्री समग्र जो है पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई हमेशा, क्योंकि इसका नियम बनाया गया है, तो ये हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक फिक्स वैल्यू देती है कि भैया इससे नीचे आएगा तो घटेगी, इससे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी, यानी कि ये इसने एक फिक्स वैल्यू दे दी कि इससे नीचे आओगे तो घटेगी, इससे नीचे आओगे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी। तो ये एग्रीगेट जो है सप्लाई, ये हमेशा 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से बनाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इसी चीज़ को मैंने इस ग्राफ में भी दिखाया है, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक ग्राफ जो है आपका ये मांग की बढ़ोतरी का है, ये बढ़ेगा समस्त मांग और इसमें समस्त मांग घटेगा। कैसे घटेगा ये देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड एमपीसी की चेंज पे कैसे घटता बढ़ता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, जो जो चीज़ें बताता जाऊँ बस उसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना। अब देखिए कि मेरा आय पहले मान लो 10 रुपये था, y1 मानो 10 और y2 मानो 20। तो y1 से मेरा आय बढ़ करके y2 हो गया। तो y1 जब था
तो मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो देखिए, एग्रीगेट डिमांड जो है जीरो से कभी चालू नहीं होता। कि क्योंकि मैं बताता हूँ जीरो से चालू क्यों नहीं होता। इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर से, ओरिजिन जो ओ से है ना, उससे ऊपर से यहाँ से चालू होता है, इस जगह से आप देख रहे हो। ये जो है ना, ये लाइन ये हमेशा चालू होगा, चाहे आपकी आय घटे या बढ़े, ये थोड़ा सा ऊपर से चालू होगा। यहाँ पे भी आप देख पाओगे इसको। तो ये वाली जो लाइन है आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये पहले से आपका ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा आपका ऊपर रहता है, जीरो से कभी चालू नहीं होता। यहाँ पे भी जीरो से चालू नहीं हुआ जब आपकी आय बढ़ रही है, और यहाँ पर भी आपका जब आय घट रही है तो भी ये जीरो से चालू नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है बता देता हूँ। देखिए, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पापा के पास पैसा हो ना हो, आपके पास पैसा हो ना हो, किसी के पास पैसा हो ना हो, कंज्यूम आप करोगे ही करोगे। यानी कि उपभोग तो करोगे, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। पैसा नहीं भी होगा तो आदमी किसी तरह से उपभोग तो करता ही है ना भाई, जिंदा रहने के लिए उपभोग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोलता है कि हमें कभी भी उपभोग जीरो नहीं होता। उपभोग जो है कुछ ना कुछ एक स्तर पे होता है, ठीक है। तो वो स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर हमेशा ओरिजिन से रहता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये उपभोग की लाइन है जो नॉर्मल होती है, जिसको हम मानते हैं कि ये नॉर्मल लाइन है। ये इतनी उपभोग तो हमेशा रहती है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। ये उपभोग लाइन है जो ग्राफ मैंने लाइन बाहर निकाल के दिखाई है, यहाँ पे भी बाहर निकाल के दिखाई है। समझ में आ गया, ये दोनों में सेम आ गया। अब देखिए दूसरी लाइन, जैसे ही मेरा उपभोग जो था ये मेरा 10 रुपये था, तब यहाँ पर था, आप देख रहे हो इस पॉइंट पे, E1 पॉइंट पे जो है आपको उपभोग देखने को मिल रहा है। यानी कि मेरा AD1 यानी कि एग्रीगेट डिमांड कहाँ पर है, Y1 की वजह से, यानी 10 रुपये है तो मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये लाल वाली लाइन जो है एग्रीगेट सप्लाई को कहाँ कट कर रही है, E1 पे कट कर रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए, जब मेरी डिमांड यानी कि जो मेरी आय है वो 20 रुपये हुई, तो मेरी ऑटोमेटिक जो है वो क्या बढ़ी, तो मेरी जो है ये 10-20 रुपये आय आय हुई। तो इसको देखिए ऊपर करिए, तो एग्रीगेट डिमांड जो A1 था वो शिफ्ट होकर के यहाँ से ऊंचाई पे चला गया, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया, A2 बन गया, ठीक है। A1 जो था ये सॉरी, AD1 जो था हमारा, AD1 एग्रीगेट सप्लाई जो था वो शिफ्ट होके कहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो हमारे पास ये जो दूसरी कर्व हमको प्राप्त हुई, यानी कि मेरा पैसा बढ़ा। यहाँ पे जो पैसा बढ़ा तो मेरा A1 A2 पे चला गया, यानी कि मेरी जो है आय बढ़ रही है, तो मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है यानी समग्र मांग है वो भी बढ़ रही है। जितना पैसा होगा उतना मांग बढ़ेगा ना भैया। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि आपको 5 रुपये मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी डिमांड आप बढ़ेगी। भैया आज गए होटल पे, एक समोसा खाया, 5 रुपये थे, और 10 रुपये मिले तो एक समोसा के साथ में एक गुलाब जामुन या रसगुल्ला भी खा लिया, और अगर 30 रुपये होते तो एक रसमलाई भी खींच लेते। तो इस तरह से आपका जो है A1 से A2 आप मूव कर रहे हो, यानी एग्रीगेट जो सप्लाई है उस पे इफेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है कि वो एग्रीगेट सप्लाई तो सही है, लेकिन उसको हम एग्रीगेट डिमांड के स्तर पे है, जो है हमारा E1 था और वो E2 हो गया। इसमें अभी मैं केवल बढ़ते हुए चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी जस्ट इसका उल्टा, अगर मेरी आय जो 20 रुपये थी वो घट करके 10 रुपये से कम हो गई, यानी कि 10 रुपये तो मेरा Y1 था, 10 रुपये से कम होकर के Y2 यानी 5 रुपये हो गई, यानी कि Y2 जो 20 रुपये था वो घट करके कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, यानी Y1 से भी इधर आ गया। तो आय मेरी बहुत घट गई, पहले जो थी उससे भी घट गई, लेकिन फिर भी मेरा एग्रीगेट डिमांड जो नॉर्मल होता है वो वही रहा, क्योंकि मेरा कंज्यूम हो ना हो, पैसा हो ना हो, मैं कंज्यूम तो करूँगा, तो मेरा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो इसमें नॉर्मल था, तो ये इसमें भी है। लेकिन जब मेरा पैसा घटा तो मेरी जो E2 की वैल्यू थी, यानी E2 की वैल्यू अब कहाँ पे आ जाएगी, तो मेरी Y1 से भी इधर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखोगे Y1 जो था, ये E1 जो हमारी वैल्यू थी, यहाँ पर E2 थी, इसको हमने E2 बोला था क्योंकि हमारी बढ़ रही है तो E2 है। अब ये E2 घट करके नीचे आ जाएगी, यानी कि E2 कहाँ जाएगा, Y2 की वजह से। जो Y2 पे E2 था वो घटेगा। अगर ध्यान दे दीजिए कि ये Y2 E2 वाला कर्व है, ध्यान से देखना है। ये Y2 E2 वाली लाइन जो है, ये वाली, ये घट रही है, तो ये घट के आपकी E1 के इधर आ रही है, क्योंकि Y1 से इधर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए Y1 जो है आपका, पहले से Y1 ये रहा है ना, जो आपकी पहले आई थी, लेकिन आपकी Y2 यानी कि आय घटी, तो आय घटी तो ये आपका Y2 E2 कहाँ पे आ गया, तो ये और भी आपका जो है नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि Y2 घटा तो E2 ऊपर जो था वो घट के E1 से भी नीचे आ गया, और यहाँ पर देखिए ये E2 जो है E1 से भी नीचे आ गया। यानी कि ये ए वाला जो ग्राफ है, ये जो E1 Y1 जब आपकी इनकम 10 रुपये थी, E1 था, ये धीरे धीरे घटते हुए ये वापस इसी लाइन पे आ जाएगा, जो लाइन अभी आपको मैंने शो करी थी। तो यही चीज़ इसमें बताता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये लाइन जो है, इस लाइन पे ये
आपका ये वाली जो लाइन है ये धीरे 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 झुकती हुई ये नीचे नीचे वापस इस पे आ जाएगी। इससे नीचे नहीं जाएगी क्योंकि आपको पता है कि पैसा हो चाहे नहीं हो मेरा डाउन नहीं होगा इससे। तो ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, इस लिमिट पे आके रुक जाएगी। यानी कि ये जो एरो दिखा रहा है ये कह रहा है कि ये वाली जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, अगर हमारी आय में कमी होती है तो धीरे धीरे नीचे आकर के इसी लाइन पे आ जाएगा। तो ये होती है एग्रीगेट सप्लाई पे इंक्रीज और डिक्रीज में, एमपीसी के इंक्रीज और डिक्रीज में जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता और घटता है। तो इस तरह से ये कर्व को आप एक बार लिख दोगे, समझ अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से। आप जब इसको बनाओगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये समझाना था। तो ये केवल आपको 2 लाइनें लिख करके ये एक तो लिख देना था ये काइज़न की थ्योरी, और उसके बाद में जब घटती है तो क्या होगा, तो घट जाती है, और बढ़ती है तो क्या होगा, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो ये वाला ग्राफ बना देंगे, और घट जाती है तो ये वाला ग्राफ बना देंगे। आय में बढ़ोतरी और आय में घटोती, यानी कि आय में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पे आय में कटौती हो रही है। y1 जो पहला आय था उससे भी कम जा रहा है, और यहाँ पे y1 जो पहला आय था इससे ज़्यादा जा रहा है, तो हमारी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर जो है डिक्रीज़ हो रही है, उल्टा जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो E1 था वो तो E1 अपनी जगह पे रहा क्योंकि Y1 की वजह से E1 है, लेकिन अगर आय बढ़ेगी तो Y2 इधर आ जाएगा, तो ये ग्राफ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर Y1 यहाँ आएगा तो Y1 को मान लो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे काटेगा, तो ये पॉइंट जो काटा तो E1 की जो वैल्यू आ गई तो वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगी कि E1 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। इस तरह से पहुँचेगा तो E1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पे दिखाया गया। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है, और पूरे पूरे आंसर को नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। जल्द से जल्द मैक्सिमम कमेंट करें ताकि आपके सारे सोल्यूशंस को कंप्लीट करा दिया जाए।